हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके पीएससी सी सेट की, जिसके 25 डेज में कंप्लीट करने का हमने लक्ष्य लिया है और इसे हम पूरा करेंगे। हमारे 7 डेज हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 8th डे। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कूट में पेन को लिख रहे हैं 31। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के जो ये लेटर्स है ना, इनके जो नंबरिंग है वो अगर आपको याद हो तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ये चीजें समझना। और पर को लिख रहे हैं 35, तो इस कूट में पैट को क्या लिखेंगे? तो आप देखेंगे P बोले तो 16, A बोले तो 1, N बोले तो 14। इन सबका अगर आप सम करेंगे तो 16, 14, 30 और 1 31, 31 आ रहा है। इसी तरह से पर के 16, 1, 18, तो 17 और 18 ऐड करेंगे 35 आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? इसी तरह से आपको पैट का बताना है तो 16, 1 और 20, 36 और 1 37 आंसर हो जाएगा। बस आपको अल्फाबेटिकल जो लेटर्स हैं इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, तो आप इतने इजीली कर पाएंगे जितने इजीली मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, जो जितनी स्पीड से मैं कर पा रहा हूं ना, इतनी स्पीड से आप कर पाओगे। और स्पीड से करने से होता क्या, कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस आता है ना तो एग्जाम निकलता है। ये याद रखना, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट्स को याद करने का, वो आपने याद कर लेना है और बहुत ज्यादा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ भागा हो, गुणा का अर्थ माइनस हो, इस तरह से, तो आपने क्या करना है, आपने देखा कि भाई डिवाइड है ना, तो डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है? तो आपने देखा डिवाइड का अर्थ प्लस है, मतलब हमने लिख लिया 4 + 8। फिर माइनस कह रहा है ना, तो माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का अर्थ भागा है, भागा कर लिया क्या, 2। गुणा का मतलब क्या है? तो आपने देखा गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर लिया। फिर 2 आ गया, ठीक है। फिर प्लस कह रहा है, तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। किससे गुणा करनी है? 4 से गुणा करनी है। गॉट इट। मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूं कि जब भी आप इस तरह से नंबर्स को, गणितीय संक्रियाएं जो ये टॉपिक है इसके नंबर्स को इस तरह से आप रिप्लेस कर रहे हैं चिन्हों को, तो आपने क्या करना है, बॉड मास लगाना है, BODMAS, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है द मास हो रहा है, डी मास हो रहा है, डी मास हो रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, ये है डिवाइड। डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर यहां पे प्लस था, यहां 4 है। फिर माइनस, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपने कहा 8 आ गया। और ये बात समझ। फिर हमने कहा कि भैया पहले एडिशन कर दो, तो ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो 8 - 8 और आप कहोगे कि 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। पहला 44, कथनों की जांच कीजिए। क्या कथन है भाई? कमला रवि की पत्नी नहीं है। अब कोई किसी की पत्नी नहीं है तो ये तो कोई रिलेशन नहीं हुआ ना, कैसे कर ले इसे? तो आप सोचते हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ मत करो यार, अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अगली लाइन देखेंगे तो प्रेमलता रवि की मां है, तो प्रेमलता बनाई हमने, और कौन है ये? रवि की मां है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा होता हूं आपको, ताकि आपको ज्यादा सिंबल्स विम्बल्स बहुत सारी चीजें इधर उधर की चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। प्रेमलता जो है वो मां है। किसकी मां है? रवि की मां है। अगली लाइन की तरफ अगर आप जाएंगे तो लिखा हुआ है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। एकमात्र पुत्र वधू का मतलब हो गया प्रेमलता की एक ही पुत्र है रवि, और उसकी वधू, पुत्र की वधू मतलब पुत्र वधू, ठीक है। तो रवि की वाइफ हो जाएगी सीता। इतनी बात समझ में आ रही है? जब भी हस्बैंड वाइफ मिले ना, तो उन्हें आपने एक बंधन सूत्र में बांध लेना है, जैसे मैंने बांध लिया। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कोई और रिलेशन नहीं है। आ रही है? ऐसे में आप कुछ और रिलेशन इनके बारे में सोच के भी नहीं सोच पाएंगे। गलत होने का कोई चांसेस है ही नहीं। गॉट इट? चलिए अगले पे चलते हैं। आप कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, कमला सीता की बहन है, तो कमला तो कहीं दिख ही नहीं रही। सीता की बहन कैसे हो जाएगी जब उसने केवल यह कहा था कि कमला रवि की पत्नी नहीं है? नहीं है पता था, और कुछ नहीं दिया हुआ कहां है कहां नहीं है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे। जो नहीं दिया हुआ वो नहीं दिया हुआ भैया, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं पा रहे। अगली लाइन आप पढ़ेंगे, प्रेमलता कमला की मां है। प्रेमलता जो है
वो कमला की माँ है, कमला कहीं दिखी नहीं थी, तो कमला वाले जो भी रिलेशन कहेगा आप कहेंगे गलत होंगे, गलत हो गए। कमला प्रेम लता की पुत्रवधू है, ये भी गलत हो जाएगा, तीनों गलत हो गए, केवल एक बच रहा है, उसे देखोगे तो आपको दिखेगा सीता रवि की पत्नी है। तो सीता जो है बिल्कुल सीता प्रभु राम और यहां पर रवि की पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए किस तरह से, इस तरह से आपके सामने आ गया। आपसे कह रहा है आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। वैध रूप से निकाला जा सकता है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बार बार किया है हमने। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, तो बहादुर बनाया हमने, और कोई भी जो बहादुर है वो कायर नहीं होता। रिलेशन दिया हुआ है, ये बहादुर लिख ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। बहादुर कायर नहीं होता है, नहीं होता है तो एक रिलेशन अलग अलग बनाया, उनके बीच में एक लाइन बना दी जो ये बता रहा है कि ये वाले भाई साहब ये नहीं होंगे। जैसे आपको बचपन में बता दिया जाता था तो इन वाले पड़ोसियों के यहां नहीं जाना है, समझ रहे हो? क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप उनके यहाँ जाओगे, गड़बड़ गुड़बड़ करोगे, उनकी मम्मी आपके यहाँ आएंगी और फिर आपकी शिकायत विकायत करेंगी, आपकी घर में धुनाई होगी, तो आप जाते भी नहीं थे। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से है। चलिए समझते हैं। अगली लाइन देखिए, कुछ सिपाही कायर होते हैं, सिपाहियों की तरफ गए और सिपाही हमने ऐसे बना लिए, कुछ सिपाही हैं तो कुछ सिपाही हमने कायर के अंदर बना लिए, ये वाले। अब आपने पढ़ा निष्कर्ष, निष्कर्ष के बारे में कह रहा है कोई सिपाही कायर नहीं है, सिपाही को देखा कायर नहीं है, अरे हैं ये तो ये तो गलत हो गया कहना। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, सारे सिपाही बहादुर होते हैं, अरे ये तो कायर है, बहादुर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत हो गया। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो कुछ सिपाही अगर आप देखेंगे तो जो ये सिपाही हैं जो कायर के अंदर हैं, ये वाले जो सिपाही हैं वो क्या नहीं होंगे, बहादुर नहीं होंगे। तो ये बात कहना सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगली लाइन की अगर आप तरफ चले तो आपको दिखेगा कि कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। आपने कहा नहीं, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम केवल ये कह सकते हैं कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कायर के अंदर है। ये कायर के अंदर जो ये सिपाही है ना, जो मैंने डार्क कर दिया, जो शेडेड पोर्शन है, ये वाले सिपाही बहादुर नहीं है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। इसे हमने कर दिया सही, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में कौन शेष से भिन्न है, अलग है? अलग देखा आपने देखा कि ये पेंटागन है और उसके अंदर ही पेंटागन है, सर्कल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होना चाहिए था, अलग दिख रहा है, यही अलग है। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, और सब तो सेम है, बस ये अलग है। तो जो अलग है उसे पकड़ो और कह दो ये है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि सभी कवि आलसी होते हैं, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको इन पे। सभी कवि आलसी होते हैं, तो आपने देखा सभी कवि आलसी होते हैं, अजीब सी बात कर दी। सबके बारे में क्यों कह रहे हो यार? कह दो कुछ कवि आलसी होते हैं, हम कह देते सही है। कह दिया सभी कवि आलसी हैं, तो आप कहोगे गलत कह रहा भैया, इसे कैसे पता? सब है ना, जैसे हम कह देते हैं कि सारे नेता चोर होते हैं, गलत है कहना यार। कुछ नेता चोर होते हैं, सारे थोड़ी ना होते हैं चोर, कुछ नेता तो चोर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जब ये कह देते हो कि सारे के सारे नेता चोर हैं, तो दिक्कत है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कथन आपने पकड़ लेने, ये नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा कहना, ठीक है। कोई कवि आलसी नहीं होता, कोई कवि, मतलब ये कोई भी कवि नहीं कह रहा, कोई कवि आलसी नहीं होता, ये भी कहना गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि मतलब सभी के सभी जो कवि है ना वो आलसी नहीं होते, कोई भी कवि आलसी नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। तो दोनों बातें क्या हो गई? गलत हो गई, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अगर दोनों कथन गलत हो गए तो आप क्या कहेंगे? ए और बी दोनों कथन असत्य हो गए। क्यों असत्य हो रहे हैं समझ में आ रहा है? एक में कह रहा है कि कोई, सभी के सभी क्या है? आलसी हैं। दूसरे में कह रहा है कोई भी आलसी नहीं है। अरे भैया कुछ तो आलसी होंगे, कैसे कह दोगे? अब दूसरी लाइन में ये कह दूं एक भी नेता चोर नहीं है, कोई नेता चोर नहीं है, तो आप बोलोगे जेल में बंद है, ये लोग कौन है? ये जो कोई लगाया ना इन्होंने, इसने दिक्कत कर दी, और जो इन्होंने सभी लगाया ना इसने दिक्कत कर दी, जिस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। देखो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है ना थोड़ा अलग है, मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा टॉपिक करवा रहा हूं, ये इसमें इस तरह के क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जो भावनाएं है ना वो आपके दिल में आ जाएंगी, और जब ये भावनाएं दिल में आ जाएंगी ना आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस बैकडोर एंट्री करेंगे हम और ये टॉपिक क्लियर करवा देंगे, नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो
कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किसमें सही संबंध है, जो ऊपर है वही नीचे है। अब आपने देखा जी होता है 7, ये होता है 10, ये होता है 17, ये होता है 21। आपने देखा इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। फिर आपने देखा बी होता है 2, ये होता है 3, तो आपने कहा 1 का डिफरेंस है 23 और 26। मतलब पहले जो डिफरेंस था उससे एक ज्यादा का डिफरेंस है, ऐसा कुछ हो रहा है, 3 और 4 का हो रहा है। तो आपने देखा यहां 1 का डिफरेंस था, आपने कहा यहां 3 का डिफरेंस है। फिर 1 और 2 1 का डिफरेंस है, आपने बोला ओके। 19 और 20 1 का डिफरेंस है, मतलब वो तो नहीं हो रहा, यहां 3 और 4 का डिफरेंस था। यहां देखा आपने, या एक और चीज कह सकते हैं 10-10 जोड़ लिया, यहां 20-20 जोड़ लिया, यहां भी नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, मेरे को दूसरा लॉजिक भी दिख रहा है साथ में, मगर मैं क्या करूं, जो दिखेगा वही बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2-3 दिन से मेरे सिर में एक बहुत ही प्यारा प्यारा मीठा मीठा दर्द हो रहा था, हेडेक जिसे कहते हैं, और स्ट्रेस हो गया था। ये जो लैपटॉप है ना, इसकी वजह से, समझ रहे हो, ये स्क्रीन पे देख देख के हो गया था। बहुत ज्यादा कोशिशें की मैंने, तो अब मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट लेता हूं, फिर आऊंगा पूरी एनर्जी के साथ, और मैं आया, ठीक है। तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कब आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कमेंट किए, मैसेजेस किए, थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप सबने इतना प्यार मोहब्बत दिखाई कि कहाँ हो, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। हम भी आपके लिए वो हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। 1, 4, यहां अगर आप देखेंगे 3 का डिफरेंस है, 19 और 23 कितने का डिफरेंस है, 4 का। आपने बोला अरे 3 और 4, 3 और 4, हाँ मिल रहा है। फिर यहां देखा 4 और 8, 22 और 25। यहां अगर आपने देखा तो 4 का डिफरेंस है, यहां आपने देखा तो 3 का डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वही संबंध है। तो 3 और 4 का डिफरेंस केवल और केवल सी ऑप्शन में है, तो सी आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया ना, तो देखते ही पता लग जाता है। ये पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, मगर आपने पढ़ना इतनी स्पीड से ना कि जैसे ही आप देखो आपको समझ में आया, अच्छा नंबर सीरीज, और पढ़ भी लेना है, एक साथ पढ़ लेना है। अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, दिमाग में पढ़ना है, जल्दी पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपने देखा 5 से हो रहा है 16, तो 5 से 16 तक पहुंचना है। तो आपने बोला 5 3 15 प्लस 1 16, ठीक है। 5 से हो रहा है 16, 16 से हो रहा है 41, और 41 से हो रहा है 158। आपने कहा इसका 3 गुना किया प्लस 1 जोड़ा, 16 का भी 3 गुना किया प्लस 3 जोड़ा, 3 गुना करो फिर देख लो, 48, 16 3 48। फिर 51 का 3 गुना किया, 51 का 3 गुना करोगे 153 होगा, उसमें 5 जोड़ रहे हैं इतना। फिर आपने बोला 3 गुना कर लो, तो हमने कहा 15 3 45 और 8 3 24, और फिर उसमें हम 7 जोड़ लेंगे, तो मतलब सीधे सीधे ये आ जाएगा आंसर। 4 और 7, 4 और 7 11 आता है, हाँ ठीक है। आ रही है बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहां पे अगर आपने देखा निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, ऑड वन आउट करना है। आपने देखा कि ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, आपने कहा 2-2 का डिफरेंस चल रहा, 11 है, 13 है, 15 है, 2-2 का डिफरेंस चल रहा, 18 है, 20 है, 22 है, आपने बोला 2-2 का डिफरेंस चल रहा, सब में चल रहा। अब मैं सीधे कह दूं चौथा ऑप्शन है, चेक कर लेना चाहिए, हमेशा चेक कर लेना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। वो बात अलग है कि यहां पे 3-3 का डिफरेंस हो रहा है, जबकि इन सब में 2-2 का डिफरेंस हो रहा है। और बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि अल्फाबेटिकल जो कोडिंग है, कोड्स है, नंबर्स है, वो याद कर लो, जल्दी हो जाते हैं। और जब ये जल्दी हो जाते हैं ना, तो आपका टाइम बचता है, और जब टाइम बचता है ना, तो आप और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे TWZ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो मतलब 1 2 3 4, आसान तरीके से बताऊंगा। शनिवार है तो आप कहोगे ये शुक्र होगा, ये कहोगे बृहस्पति होगा, और ये कहोगे बुध होगा। आगे बात समझ में। अब आपने कहा कि 26वें दिन से 5 दिन पहले, 5 दिन, अगर 5वां दिन कहता तब तो ठीक था,
5 दिन पहले वाला दिन कौन सा होगा? 5 दिन पहले, तो 26 में से आप 5 घटाओगे, आएगा 21। 26 में से 5 घटाओगे, आएगा 21 आ गया। 21 आ गया? आप बोलेंगे हाँ 21 आ गया। अब एक चीज मैंने आपको बताई है कि बुधवार को 1 तारीख को क्या है, तो आपने कहा बुधवार है, बुधवार है। फिर इसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो 8 आएगा, कौन सा वार होगा? आप बोलेंगे बुधवार होगा। फिर 8 में 7 जोड़ोगे, कौन सा होगा? बुधवार होगा। फिर आप 15 में फिर से 7 जोड़ोगे, क्या होगा? 22, कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। होगा नहीं होगा? अब 26वें दिन से जब 5 दिन घटाओगे तो कौन सा वार आएगा? आप कहोगे 21वां। 5 दिन पहले, 26 से 5 दिन पहले कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे 21वां आएगा। 21वें का मतलब हो गया बुधवार तो 22वां है, 21वां कौन सा होगा? आप कह देंगे मंगलवार होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जब भी आपके पास इस तरह से सवाल आए, कोई भी डेट आए, तो उसमें क्या करो, 7-7 दिन जोड़ के आप उस डेट तक पहुंचो और आगे पीछे देख लो। बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत आने चाहिए। वो आप हमारी जो ये लेक्चर है इसमें देखते रहोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अलग 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 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अब इसमें कह रहा है 2 अमेरिकी जा रहे हैं। ठीक है, 2 अमेरिकन्स आर गोइंग, 2 अमेरिकन्स जा रहे हैं, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। उन दोनों में संबंध बताइए। एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है। यहां पे थोड़ा सा हैक है। 2 अमेरिकी जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं। अब ये वाला जो है ना, वो इसके बेटे का पिता है। तो आपने बोला ये पिता और पुत्र तो नहीं होंगे, माता पुत्र भी नहीं होंगे, माता पुत्री भी नहीं होंगे, पति और पत्नी होंगे। का पिता है कि मतलब ये पत्नी है, ये पति है, और ये पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे का पिता तो यही है ना। ये वाली लाइन कह रहा था। तो इस तरह से आपने पढ़ लेना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं इस तरह के, जो एक लाइन में कह रहा होता है। अगली लाइन देखिए, इसमें कह रहा है कि 841 और 32, 29 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपने पहले देखा कि 841 किसका वर्ग होता है। अब देखो, मेरे को तो याद है, मगर मैं आपके लिए क्या करूंगा, निकालना बताऊंगा। कौन सी विधि से बताऊंगा भैया? भाग विधि से बताऊंगा, राइट हैंड साइड से, ताकि आपको भाग विधि से ही निकालना भी आ जाए। तो आप करते हो 2 दूनी 4, आ गया 4, और यहां 2 ऐड करते हो तो ये हो गया 4, और ये आ गया 41। अब आप सोचते हो कि कब, तो आप कहते हो 9 और 9, 29 90, तो ये आ जाता है 441। ठीक, तो जो ये आ गया ना 29, ये इसका स्क्वायर है, मतलब ये जो नंबर है 29 है। इसी तरह से आप इसका भी निकालोगे तो ये आएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लूं 32, ये लो 5 पंजे 25। अब इसमें पहाड़े कैसे, 1 ही कम 1, 2 दूनी 2, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक, 32 में से 25 घटाओगे तो 7 आ गया। 5 जो ये लिखा था ना, ये यहां लिखते हैं और जोड़ देते हैं, 10 आ गया। फिर 49 आया। फिर आपने सोचा कि इसमें यहां पे क्या लिखें, तो आप कहोगे 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 49 आ गया। मतलब ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 57 का है। दोनों तरीके से समझ में आ गया। और जो जोड़े बनाने हैं वो आपने दाईं तरफ से बनाने हैं, इस तरफ से। यहां पे केवल 2 जोड़े बने और फिर यहां अकेला 1 ही बना। ठीक है, तो ये 29 आ गया और ये 57 आ गया। अब इनके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप अगर 57 में से 29 घटाते हो, 57 में से 29 घटाया आपने, तो आपने कहा ये आ गया 8 और ये आ गया 2, 28 आ गया। मगर आपने क्या किया, 57 में से 29 घटाया, मतलब 29 तो घटा दिया, मगर 57 नहीं घटाया। और वो कह रहा है कि मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, कि बीच में, जैसे 1 2 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे एक ही है, दिख रहा है, कौन सा है, 2 है। और जब आप घटाते हो तो 3 में से 1 घटाते हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 संख्याएं थोड़ी ना है बीच में, हैं कितनी संख्याएं, एक संख्या है। कौन सी है,
वो है 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक और घटाना है ये 1 के लिए, और आपने कह देना है कि 27 संख्याएं होंगी। मध्य पूछ रहा है, मतलब 29 और 57 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक चाहिए और वो केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 50 नंबर तो आ ही रहे थे भाई के, 4 और आ जाते तो भाई क्या हो जाता, आप बोलेंगे पास हो जाता जी, लड़का पास हो जाता। ठीक है ना। अब आपने कहा अच्छा मतलब 54 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, आप बोलेंगे हाँ, मगर ऊपर लिखा हुआ है कितने %, आपने कहा 45, मतलब 45% का मान जो है वो 54 के बराबर है। 1% का मान हो जाएगा 54/45 और 100% का मान हो जाएगा गुणा का 100। 9 पंजे 45, 9 छके 54, 5 से इसे काटोगे 20, 120 आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में क्लियर हो रही है बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा गले में दर्द है तो थोड़ा थोड़ा स्लो होता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट होता रहूंगा, बस आप जुड़े रहिए साथ में। शादी के समय एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 है। शादी के समय औसत जो है हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, कितना है 23 है। 2 लोगों का एवरेज है ये 23। 5 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद एवरेज जो है ना वो 5 साल बढ़ जाता है, बस इतना याद रखना है। 5 बढ़ जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या है ये, एवरेज है, औसत है। कितना हो गया, 28 हो गया। अब वो कह रहा है 5 साल बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। औसत अगर 28 है, 2 लोगों का औसत 28 है, तो योग कितना होगा, तो आप कहेंगे योग जो होगा ना उनका वो 28 गुणा गए 2 करोगे 56 हो जाएगा। अरे भैया ऐसी तो होता है, योग को संख्या से जब भाग करते हैं तभी तो औसत आता है। आपने कहा हाँ आता है। हमने कहा योग बताना है, औसत दे रखा है, संख्या दे रखी है, संख्या मतलब 2 लोग हैं, औसत कितना है 28 है, तो योग बराबर आ जाएगा 28 गुणा गए तो 56 आ गया। किस किस का योग आया, आपने बोला हस्बैंड प्लस वाइफ का योग आ गया, मगर वो कह रहा है कि एक बच्चा भी है उनके साथ, एक बच्चा भी है, मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा, 3 लोग हो गए। योग कितना हो गया, 57 हो गया। औसत पूछ रहा है, अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, तो जब 3 लोगों का योग आपको पता हो तो उसे 3 से भाग कर देते हैं। कितने से भाग कर देते हैं, आप बोलेंगे 3 से। 2 लोगों का योग दिया हुआ था 2 से कर देते, 4 का 4 से, तो 3 से जब आप इसे भाग करोगे तो आएगा 19 वर्ष आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है ठीक है, पॉजिटिव होंगे, पूर्णांक का मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगे, भिन्न में नहीं होंगे, पूरे के पूरे नंबर होंगे, जैसे पूरा सेब हो गया, आधा सेब नहीं चाहिए, पूरा सेब हो गया। ठीक है, इस प्रकार है कि x² माइनस y² ये दे रखा है, इसका मान बताना है। ठीक, अब एक तरीका तो ये कहता है कि भैया एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, वैल्यू पुट करो निकाल लो, मगर फंस जाओगे। ठीक, तो मैं क्या कहता हूं, आपको दिया है x² माइनस y² बराबर 13। आप क्या करो, आप कोई भी वैल्यू रख लो, किसका निकालना है मान, इसका संभव मान बताना है, x² प्लस y² का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, एक ऑप्शन रख रहा हूं मैं, कुछ भी, मैंने 85 रख दिया, 85 रखा। देखो 85 रखने से क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, जोड़ूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x² बराबर 8 ये आ गया और 9 ये आ गया, 2 से ये कट जाएगा, 49 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 7। x का मान अगर 7 आ रहा है ध्यान से समझना, x का मान अगर 7 आ रहा है तो x का मान मैं यहां पुट करूंगा, किया मैंने, 49 माइनस 7 रखा, 7 का स्क्वायर किया, 49 यही रख रहा हूं यार लोग, 49 माइनस y² बराबर 13, और y² का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 49 माइनस 13, घटाऊंगा 6 आ गया, 3 आ गया 36, मतलब y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ये x आ गया 7 और y आ गया। अब मैंने देखा कि जोड़ के क्या इतना हो रहा है,
इनके स्क्वायर को, तो 7 का स्क्वायर देखेंगे 49 प्लस 36, आपने कहा हाँ हो रहा है, सॉरी घटा के देखा 13 हो रहा है, जोड़ के देखा 85 हो रहा है, मतलब यही वो नंबर है। अगर ये नहीं होता सपोज, तो आप क्या करते, इसको पुट करते, इसको पुट करते, इसको पुट करते, कर लेते जी। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से नहीं है तो पता नहीं मेटाफिजिक्स वगैरह कुछ आ गया कट के, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, 12, 4 और 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में इतने मीटर, इतने मीटर, इतने मीटर, इतने मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। लंबाइयां दी हुई हैं छड़ों की। अब कमरा अगर आप देखें तो कमरा कुछ कुछ इस तरह से होता है ना। अगर मैं सही बना गया तो तालियां बजा देना, नहीं बनाया तो कह देना बेकार है। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, कमरे की लंबाई दे रखी है। लंबाई कैसे में ले लें, ऐसे में ले लें लंबाई, लो बुरा मानते हो, 12, 4 और 3 ले लिया हमने। इस तरह से कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। अब जो ये कमरा होता है ना, यहां से लेके और यहां तक एक रॉड आती है, उसको कहते हैं हम डायगोनल या विकर्ण। कमरे का जो विकर्ण होता है, उतनी लंबी रॉड आप किसी भी कमरे में रख सकते हो। और जो ये कमरा है ना, ये घनाभ आकार का है, तो विकर्ण जो होता है घनाभ का, उसका फॉर्मूला लिखे, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल दे रखा है आपको, 12 का स्क्वायर किया 144, 4 का स्क्वायर किया 16, एच स्क्वायर भी है, और 3 का स्क्वायर किया 9, 16 और 9 जोड़ा 25 हो गया, 25 और ये जोड़ा 169 आ गया। ये आ गया, आपने कह दिया 13 आ गया जी। विकर्ण आ गया 13, मतलब सबसे लंबी जो छड़ किसी भी घनाभ के अंदर रख सकते हैं ना, वो उसकी विकर्ण के बराबर की होती है, जो कि 13 है। अब एक बात बताओ, सबसे लंबी तो 13 मीटर की रख सकते हो, क्या उससे छोटी नहीं रख सकते? आप बोलोगे रख देंगे भाई, 13 मीटर तो आ रहा है, उससे छोटी भी आ सकती है। तो 12 मीटर भी आंसर होगा और 13 मीटर भी होगा। बोल रहा है कितनी छड़ों को रख सकता है, अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है, तो आप बोलेंगे 2 छड़ों को रख सकता है। पूछता कौन कौन सी रख सकता है, तो आप कहते हैं 12 और 13 मीटर वाली को रख सकता है, क्योंकि विकर्ण की जो लंबाई आई वो तो कह रहा है कि 13 मीटर तक रखो बेटा, उसके बाद उससे छोटी रख सकते हो मगर उससे बड़ी नहीं रखी जा सकती। तो कौन सी नहीं रखी जा सकती? 14 और 15 वाली नहीं रखी जा सकती। अगले सवाल की तरफ चलिए और अगला सवाल देखिए। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य का अंतर। अब ये सवाल आपने करना है, बस मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि क्या करना है। माध्यिका हम बहुत बार कर चुके, आज फिर से समझेंगे। माध्यिका समझ लो, अभाज्य संख्याएं समझ लो। पहले तो अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं, इसमें करना है। कितना कह रहा है? 10 अभाज्य कह रहा है, लिख रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 5 ये हो गई, और 3, 23 और 29। ठीक है, 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। ये अभाज्य संख्याएं होती है प्रथम 10। ठीक, उसमें 2 चीजें की हैं। एक उसने कही है माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालनी है? माध्यिका को ये लिख रहे हैं कैपिटल एम से। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है ये समझो। अगर सम संख्या में है नंबर, किस में है? सम में है, तो आपने बीच के 2 नंबर लेने हैं। तो 10 कह रहा है ना, तो 5वीं और 6ठी ले लो। 10 को 2 से भाग किया, 5 आ गया, और 6ठी भी ले लो, है ना। तो आप लेंगे 10th प्लस 11th, अरे नहीं 5वीं कह रहा हूं और लिख रहा हूं 10वीं, 5th और 6th नंबर ले लो और उनको जोड़ दो। ये हो जाएगी आपकी, आधा कर लो, ये हो जाएगी आपकी माध्यिका। माध्य की बात करें, माध्य का मतलब होता है कुछ नहीं, बस औसत। औसत का मतलब हो गया कि भैया आप क्या करोगे? योग करोगे, और कितने संख्याएं हैं तो आप कहोगे 10 संख्याएं, 10 से भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसे ये m से कह रहा है। अब फिर आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं या m बड़ा आ रहा है n स्मॉल m से, स्मॉल m कैपिटल M छोटा आ रहा है स्मॉल m से। इस तरह से आपने ये कर लेना है। ठीक है, अब अगर ये सम ना देते, 10 ना देते,
11 नंबर दे देते। तो अगर सम देते हैं, सम दिए ना इन्होंने नंबर, तब तो आपने ऐसा करना है, बीच के 2 नंबर को पकड़ के जोड़ना है, बीच की जो 2 टर्म है उनको पकड़ के जोड़ना है, उनका आधा कर लेना है। अगर वो 11 नंबर दे देते या वो अगर केवल 3 नंबर देते इस तरह से, तो बीच का नंबर कौन सा हो जाएगा माध्यिका में, तो आप कह देते माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 3 हो जाएगी। अगर वो कह देते 2, 3, 5 और 7 इनकी माध्यिका पूछते, तो हम देखते कि बीच का नंबर कोई नहीं है, तो हम क्या करते, 3 + 5 दोनों को जोड़ते, बटे 2 करते और कह देते 4 हो जाएगा आंसर। आ रही है बात समझ में? माध्यिका के लिए करना है ये, और किसी के लिए नहीं। अब इसमें तो हमने सीधे ही बता दिया भैया, 10 है तो 5वां 6ठा नंबर जोड़ोगे, 20 है तो 11वां और 12वां जोड़ोगे, 100 है तो 50वां और 51वां नंबर जोड़ोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है कि 100 दे दे वो डेटा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बोल रहे बहुलक बताओ। बहुलक बहुत बार कर चुके क्वेश्चन आएगा, जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो आपको 7 दिख रहा होगा यहाँ, वैसे तो ऑप्शन से देखना चाहिए, 6 है और 7 है, तो 7 देखा आपने, पहले 6 देखा, 6 एक बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है, 6 जो है वो 3 बार है। फिर आपने देखा 7 एक बार है, ऐसे बनाते हैं, 7 एक बार है, 7 2 बार है, 7 3 बार है और 7 4 बार है, 7 5 बार है। 7 कितनी बार है, 5 बार है, तो आंसर हो जाएगा 7। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आए उसे कहते हैं बहुलक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, जो संबंध 3 और 11 के मध्य है, 3 और 13 नहीं, 3 और 11 के मध्य है, तो आप बोलेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है। 9 + 2 11 हो गया। 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 + 2 51। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि किसी, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे, नहीं, किसी कोड में यदि 41 32 को 55 लिख रहे हैं, 42 34 को 76 लिख रहे हैं, 53 13 को 48 लिख रहे हैं, तो आपने इन्हें सही से ना ऑब्जर्व करना है। आपने क्या देखा, यहां तो 5 5 दिख रहा है, तो आपने कहा अरे इन्हें जोड़े 5 आ रहा है, इन्हें जोड़े 5 आया, 5 55 लिख दिया। 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, ओके, 6 को लिख रहे हैं यहां और 7 को लिख रहे हैं यहां। फिर आपने देखा 8 को, 5 और 3 8 को लिख रहे हैं बाद में, और 13 में 4 जोड़ेंगे, मतलब 13 1 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो 4 आ रहा है। इसी तरह से यहां आपने देखा 6 है, इसे लिखो बाद में, 4 है, इसे लिखो पहले। तो 46 अगर आंसर है तो कह दो कि 46 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। यहां पे भी आपने ये देख लेना है, किसी का गुणज है, किसी का मल्टीपल है, किसी के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो जैसे हमें दिखा 4 और हमें दिखा कि पहाड़े में आता है 12, हमने कहा 4 तियां 12 और 6 तियां 18, 5 तियां 15 और 8 तियां 24। आ रही है बात समझ में? आपसे पूछ रहा है, ऐसे पूरा सब कुछ चेक करने का, सब में यही पैटर्न चल रहा है। 6 तियां 18 बाद में लिख रहा है और 9 तियां 27। तो आपसे बोल रहा है 7 तियां 21 बाद में लिख रहा है और 6 तियां 18, 18 21 अगर कहीं ऑप्शन है तो कह दो कि सर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाए। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है ना तो आदमी बीमार भी हो रहा है ना, सही होता है वो। जैसे मैं सही हुआ, अगर मैं नॉर्मली बीमार होता हूँ, बीमार इन द सेंस थोड़ा सा कोल्ड वोल्ड फीवर वीवर होता है, तो आदमी लेता है अपना टाइम, मगर जब उसे दिख रहा होता है लोग वेट कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो खड़ा उठता है। और ये साइकोलॉजी काम करती है, मेरे साथ भी। मैं सबको मोटिवेट करता हूं, मगर मुझे मोटिवेशन की इस तरह से जरूरत पड़ती है कि भैया आ जाओ, करते हैं क्वेश्चंस। और गारंटी तो हम ले ही रहे हैं, करते रहोगे। 25 दिन है, 25 दिन करो, ठीक है। 1 हफ्ता करवा दिया है, बहुत फर्क पड़ा होगा मुझे पता है। और ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखोगे तब आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और बच्चे कहते हैं, आते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो करवाया था वही क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का आ गया।
आंखों में आंसू होते हैं कई बच्चों के। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू।